हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है विदेशी आक्रमण। भारत का सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला वह है पर्सिया यानी फारस अर्थात ईरान। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे भारत की कैसी राजनीतिक स्थिति थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से मगध साम्राज्य में नंद वंशों के समय तक जो है मगध साम्राज्य का प्रसार जो है उत्तर भारत में जो है बंगाल की खाड़ी से मध्य देश यानी पूर्वी पंजाब तक ही सीमित रह गई थी। उस समय जिस समय मगध साम्राज्य की जो विस्तारवादी नीति का शिकार भी हो रहे थे सभी, उस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश में क्या घोर अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। परिणाम स्वरूप यही हुआ था कि उस समय संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये सब बट गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटे हुए थे, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है घोर अराजकता का वातावरण व्याप्त हो गया था यहाँ। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं भारत के पश्चिमोत्तर जो द्वार है, भारत के जो पश्चिमोत्तर द्वार है यही है हमारा, यानी हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यही क्षेत्र से जो है यहाँ पर जितने भी लोग कबीलाई थे, यानी जिस क्षेत्र में यहाँ जितने भी कबीलाई लोग थे, ये सब क्या थे, सब बिखरा हुआ था। अतः हम भारत में हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर द्वार जो है यानी मध्य एशियाई जाति का प्रवेश यहाँ आती रही। विदेशियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था इसी क्षेत्र पे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जब हम आर्यों के आगमन का जब देखें तो इसी क्षेत्र से हुए थे, जो लंबे अरसों के बाद जो है यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी से यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का विदेशी शक्तियों का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया। तो जिस समय हमारा भारत में मगध साम्राज्य का जो उदय हो रहा था, उसी समय जो है पर्सिया यानी ईरान में जो है क्या है, ईरान यानी पर्सिया पे हखमनी साम्राज्य का नेतृत्व चल रहा था। ईरान या कह सकते हैं फारस, वहां साम्राज्य का को काफी जो है प्रसार हो रहा था। हखमनी शासक जो एक थे वो साइरस थे, जो भूमध्य सागर से हिंदू कुश पूर्वत तक, यानी भूमध्य सागर से होते हुए जो है हिंदू कुश पूर्वत जो है इस क्षेत्र पर जो है क्या कर रहा था, इस क्षेत्र पर हिंदू कुश पर्वत पर तक एक शक्तिशाली राज्य की जो स्थापना की थी इन्होंने। यहाँ पर क्या है, अब शक्तिशाली स्थापना की थी साम्राज्य की। इसकी राजधानी जो है पर्सिपोलस थी, यानी ईरान की राजधानी पर्सिपोलस था। यानी प्राचीन विश्व की सबसे ऐश्वर्य नगरों में से में एक गिना जाता था यह पर्सिपोलस, क्योंकि अपनी राजधानी को बहुत ही शान शौकत से और ऐश्वर्य बना के रखा था इन्होंने जो है साइरस ने। तो सबसे पहले देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में जो है हमारा जो है राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यानी पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पश्चिमोत्तर भारत में क्या है, राजनीतिक एकता कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि इस समय एक गंधार और कंबोज दो बहुत बड़े जनपद थे। क्या थे, गंधार और कंबोज, ये बहुत बड़े क्या थे, जनपद थे। क्या जनपद, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से में गंधार और कंबोज भी था, जो आपसी क्या था, आपसी संघर्षमय था लोगों में। क्योंकि इस समय साम्राज्यवादी विस्तार नगरों का जिस तरह से उदय हो रहा था, उस समय क्या था, ये लोग सब आपसी संघर्ष की स्थिति में था। दोनों में से किसी जनपद में इतनी शक्ति नहीं थी कि पश्चिमोत्तर भारत का जो है एक राजनीतिक एकीकरण कर सके। इतनी शक्ति नहीं थी लोगों में, राजनीतिक एकीकरण नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप यही हुआ, भारत में एक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना प्रारंभ हो गया। जैसे इस समय छोटे छोटे टुकड़ा में बंटना स्टार्ट हुआ, जैसे भी नाम है योद्धे, मालव, अम्बस्ट, ऐसे बहुत सारे ऐसे अनेक जनजातियों जो है कबीले के रूप में जो है संगठन बना करके अलग अलग होना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ कि असंगठित हो गया और विकेंद्रीकृत हो गया, और ये विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था हो गई। तो इस समय हमारा जो है
फारस की यानी शक्तिशाली जो है राजवंश की राजवंश था, एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही जो है सफलता का कारण बनी, हमारे भारत की राजनीतिक एकता नहीं थी। इस तरह से हम देखते हैं। आर्थिक देखते हैं, इसके बाद आर्थिक में हम आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर जो बड़े बड़े जनपद के रूप में थे, यानी तक्षशिला, पुष्कलावती, राजपुर इत्यादि से बहुत सारे नगर छोटे छोटे रूप में यहाँ पर था। क्योंकि ये सब नगर क्या थे, ये आर्थिक दृष्टि से, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि शिल्प और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये आर्थिक दृष्टि से जो है, यानी तक्षशिला, ये कहने का मतलब है तक्षशिला, पुष्कलावती, और इसमें एक और था राजपुर। क्या था? राजपुर। ये तीनों क्या था, ये सबसे बड़ा केंद्र था क्या, व्यापार का, शिल्प और व्यापार का केंद्र था। शिल्प और व्यापार का केंद्र था। व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यही तक्षशिला था, और पुष्कलावती और राजपुर। आर्थिक कारण से काफी संपन्न था यह क्षेत्र, शिल्प और व्यापार का मुख्य था। यहाँ से खदान भी काफी जो है, यहाँ से फसलों को जो उपजा के जो है व्यापार का केंद्र बना हुआ था। यहाँ पर काले जो है मृदभांड निर्यात किया जाता था। यहाँ से सोना और तांबा जो है, यहाँ से क्या होता था, उद्योग होने लगा था। यहाँ इस क्षेत्र से जो है, यानी स्थल और जल मार्ग से, यहाँ से क्या था कि ये जो क्षेत्र है, यानी तक्षशिला जो क्षेत्र है, जो हमारा पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला से लेकर हम देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ से मध्य एशिया और मध्य एशिया यूनान के साथ, यानी यहाँ से सभी क्षेत्रों में जो है यूनान के साथ व्यापार चलता था। आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। इस क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता के कारण जो है यहाँ शोषण करने के लिए सबसे पहला जो है हकमनी जो शासक है, यानी इस भूभाग पर आक्रमण करने का इच्छा प्रकट किया। इसीलिए जो है आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था और काफी इच्छा उन लोग को व्यक्त हुई थी। तो इस तरह से जो आर्थिक दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी तरह हम देखते हैं सामरिक दृष्टि से। सामरिक दृष्टि से देखते हैं तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से हिंदू कुश पर्वतमाला जो है वो भारत और ईरान की सीमा विभाजक है। क्या है? भारत और ईरान की सबसे बड़ी सीमा जो है ये हमारा हिंदू कुश पर्वतमाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से दर्रे होकर, यानी इस दर्रे से होकर जो है मध्य एशियाई की जो है लोग जो है आक्रमणकारी जितनी भी जातियां थी सब ईरान पर भी जो है प्रसार कर सकती थी। लेकिन इस दर्रे पर आधिपत्य करना सबसे, क्योंकि हखमनी साम्राज्य जो था वो शायद चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि इसी दर्रे से होकर कोई दूसरी जातियां ना प्रसार कर सके इस क्षेत्र में आकर। इसीलिए इन्होंने जो है इस क्षेत्र पर आधिपत्य करना प्रारंभ कर दिया था। हखमनी शासक जो राजा था ये आवश्यक समझते थे कि इस दर्रे से जो है जाना संभव है, जिसके कारण से हम अपना आधिपत्य बना सके। इन्हीं कारणों से भारत पर जो है ईरानी का जो है आक्रमण हुआ था सबसे पहले। तो इस तरह से इसका आक्रमण का हम स्वरूप देखते हैं। आक्रमण का स्वरूप क्या है? ये हमारा सामरिक दृष्टि से हिंदू कुश पर्वतमाला है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत, यही हिंदू कुश पर्वत जो है, यहाँ दर्रे हैं, दर्रे से होकर गुजरना और इसी पर अधिपत्य करना चाहिए। आक्रमण का स्वरूप क्या हो सकता है? तो आक्रमण का स्वरूप हम देखते हैं कि क्या कि फारस में जो है हखमनी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? यानी साइरस था। साइरस यही जो है प्रथम जो है राजा सम्राट था। यही सम्राट ने जो है संस्थापक था हखमनी साम्राज्य का, यानी हखमनी साम्राज्य या हखमनी वंश भी कह सकते हैं। हखमनी वंश का संस्थापक ये हमारा साइरस था जो सम्राट बना, और ये अपने शासन काल में ईरानी साम्राज्य का काफी विस्तार कर चुका था
और प्रसार कर रहा था। और इसने भूमध्य सागर से लेकर, यानी हमारा भूमध्य सागर से लेकर जो है बाल्टिक सागर तक जो है साम्राज्य फैलाया था। और उसने ही जो है सर्वप्रथम भारत का प्रथम विजय अभियान प्रारंभ किया था। साइरस प्रथम का आक्रमण यानी ईरानी आक्रमण की ये पहला शुरुआत थी। और जब ये शुरुआत किया था तो विफल हो गया था। तो विफल होने के बावजूद भी जो है ये मार्ग जो है खुल गया था ईरानियों का और भारतीयों के बीच में, यह जो आक्रमण का रास्ता खुल गया था। जब साइरस प्रथम की जब मृत्यु हो गई तब उसके उत्तराधिकारी बहुत ऐसे लोग थे, जैसे कंबुजकीय प्रथम, साइरस द्वितीय, कंबुजकीय द्वितीय, ऐसे कुछ ऐसे राजा हुए, सम्राट हुए, जो पश्चिम एशिया में ही जो है उलझ कर पश्चिम एशिया में उलझ कर रह गया। और इस तरह से जो है, लेकिन भारत की ओर ध्यान देने का अवसर इसे इन लोगों को नहीं मिला। लेकिन हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत होते हुए हखामनी सम्राट जो है, यानी कहने का मतलब डेरियस प्रथम का जो है ये भारत पर आक्रमण करने का पहला अवसर मिला। तो हम देखते हैं कि प्रथम जो है जो अवसर मिला वह हम देखते हैं कि कुछ यूनानी वृत्तांत है। यूनानी वृत्तांत में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यूनानी वृत्तांत में क्या दिया है, नक्श ए रुस्तम। क्या है ये यूनानी वृत्तांत में यह दिया गया है, ये है हमारा नक्श। क्या है, नक्श ए रुस्तम। इसमें जो है और एक और है बेहुस्तीन, ये अभिलेख है। इसमें चर्चा किया गया है क्या कि ये दोनों में यही कहा गया है कि डेरियस प्रथम का, यानी दारा, डेरियस प्रथम कहने का तात्पर्य यह है कि दारा प्रथम भी जो है नाम था, यानी इन्होंने जो है इस वंश का सबसे पहला शक्तिशाली सम्राट था। इन्होंने ये नक्श ए रुस्तम और बेहुस्तीन अभिलेख से पता चलता है यही जो है प्रतापी शासक था। डेरियस ने जो है गंधार, काबुल, झेलम, ये जितने भी प्रदेश है ये आधिपत्य करने में बहुत ही सफलता पाई थी। डेरियस प्रथम ने जो है संपूर्ण सिंध क्षेत्र को जीतने का जो के लिए काफी अभियान किया था इसमें, और जीतने के बाद जो है इन्होंने इस समय सिंध का प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ये सब जो है सिंध का प्रदेश कहा जाता था। और यही सिंध का प्रदेश जो है सबसे धनी प्रांतों में से एक माना जाता था सिंध का, क्योंकि वहां से कितना 360 यानी टैलेंट, 360 टैलेंट है, यानी मुद्रा जिसको बोलते हैं हम लोग मुद्रा, यानी इसमें कहा जाता है कि 2,90,000 पाउंड। क्या है, 2,90,000 पाउंड इन्हें मिलता था। यानी इस तरह से उनका आय होता था, यानी इसी तरह से, यानी इसके बराबर जो है 2,90,000 पाउंड सोना के बराबर माना जाता था। तो नक्श ए रुस्तम में भारत को जो है ये क्या कहा जाता है, नक्श ए रुस्तम जो है भारत को जो है इस अभिलेख में जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा हुआ है कि वहां पर जो है इस के अनुसार जो है 23वां प्रांत था ईरान का, यानी ईरान का ये 23वां प्रांत था, 23वां प्रांत। और अब बेहुस्तीन अभिलेख से पता चलता है कि ये जो है ईरान का 20वां प्रांत था। ये कहा जाता है कि 20वां प्रांत था, और इस अभिलेख में 23वां प्रांत माना जाता है ईरान का, क्योंकि ईरान बहुत शक्तिशाली होकर उभरा हुआ था और पूरे ईरान के सभी क्षेत्रों में, यानी आसपास के क्षेत्रों को जो है अपने क्षेत्र जो आधिपत्य कायम कर लिया था। तो डेरियस प्रथम क्या था, डेरियस प्रथम, इसको कह सकते हैं दारा प्रथम, दारा प्रथम भी बोला जाता है इसे। इसका कार्यकाल क्या था, इसका कार्यकाल जो था वह 522 से लेकर जो है 486, 522 से 486 ईसा पूर्व, क्या था, ईसा पूर्व। तो ये इसका कार्यकाल था ये डेरियस प्रथम का। इन्होंने जो है डेरियस प्रथम ने एक बार ऐसा था क्योंकि उन्होंने जो है 517 ईसा पूर्व में अपने जो
जो अपने नौसेना अध्यक्ष जो थे स्काईलेक्स, इनका नौसेना क्या है, इनका नौसेना अध्यक्ष जो है स्काईलेक्स है। स्काईलेक्स इसको जो है मुआयना करने के लिए, क्या है, स्काईलेक्स, इसको मुआयना करने के लिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने जो है एक जहाजी बेड़ा जो है भेजा इनके अध्यक्षता में, जो सिंधु नदी के मार्ग से जो है, सिंधु नदी के मार्ग से जो है जहां पर वो समुद्र गिरती थी पता लगाने के लिए जो है एक बार जो है डेरियस प्रथम ने इन्हें स्काईलेक्स को जो है भेजा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेरियस प्रथम जो है ईरान के सबसे शक्तिशाली, यानी सबसे शक्तिशाली सम्राट था। और इन्होंने जो है क्या था कि गंधार, काबुल जितने भी क्षेत्र है, या गंधार, काबुल और एक और है जो है, हम क्या, जितने भी प्रदेश थे, छोटे प्रदेश थे जिसको क्षुद्रक प्रदेश कहा जाता था, उन क्षुद्रक प्रदेशों पर जो है आधिपत्य कायम कर लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि ये डेरियस प्रथम का, लेकिन इसी बात हम देखते हैं डेरियस प्रथम की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र, यानी उसका पुत्र जो बना वह जरक्सिस बना। क्या है वह? जरक्सिस जो है ये बना शासक, जरक्सिस शासक बना, ये पर्सिया का, यानी पर्सिया मतलब ईरान का, पर्सिया का शासक बना। यह जो बना यह 486 से 465 तक कार्यकाल था। 400 यहाँ तक 486 से लेकर 465 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था जरक्सिस का। क्योंकि ये भी जो है जरक्सिस जो था, इस समय फारस और यूनान के बीच में क्या था, लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रही थी। इस युद्ध में जरक्सिस ने जो है उलझा रहा। ये भी क्या था, जरक्सिस ईरान और इराक में उलझा हुआ था, यानी ईरान और इराक में इराक और यूनान में युद्ध में यूनान के युद्ध में उलझा रहा। ये भी क्या है, उलझा रहा, क्योंकि इस समय दोनों के बीच में लड़ाई होते रही। इसी बात हम कहते हैं, हेरोडोटस जो थे वो अपने पुस्तक में लिखे हैं कि यूनान और फारस, यानी दोनों युद्ध में जो है तीर धनुष वाले गंधार के सैनिक फारस की ओर से लड़ रहे थे। सैनिकों के भाड़े जो है यानी पर रखे हुए थे। और भारतीय सैनिकों में क्या था, भारतीय सैनिकों के वस्त्र कैसी थी, सूती वस्त्र, कंधों पर जो है ये कंधों पर जो रखे हुए थे ये धनुष बाण, तो धनुष बाण लटके हुए थे। और उनके तीर जो है जो तीर के जो नुकीले होते हैं लोहे से मढ़े गए थे। इन्होंने हेरोडोटस ने कहा है अपने जो है कहे कि जिस तरह से, लेकिन ये जब ही ईरान और यूनान में जब युद्ध चल रही थी तो उस समय जो है भारत के जो थे, यानी भारत के जो क्षेत्र के जितने भी लोग थे इसी के बारे में चर्चा की है कि ये जो फारस की ओर से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें अपना आधिपत्य बना चुका था ईरान, तो ईरान भी अपने सैनिकों में भाड़े के रूप में इन लोगों को भी जो है यूनान के साथ लड़ने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन जरक्सिस जो है इसी समय जो है, यानी जरक्सिस क्या हुआ, इसी समय जो है क्या हुआ, वह अपने का माना जाता है कि अपने अंगरक्षकों के द्वारा ही जो है मारा गया और इस तरह से उनका अंत हुआ। तो इस तरह से देखते हैं, इसी समय एक नाम एक अभिलेख में आता है सतगु, एक अभिलेख में आता है नाम सतगु। उसके बाद एक और नाम आता है जो इसका नाम आता है गदर, और एक नाम आता है हिंदू, यानी इसका कहने का तात्पर्य हुआ यानी सिंधु, ये लेख में जो है लिखा गया है। सतगु का तात्पर्य क्या हुआ, सतगुत यानी सप्त नदी का तात्पर्य, यानी तीनों जो है सिंधु घाटी के क्षेत्रों में जो है यह स्थित था, यानी सप्त सिंधु आधुनिक पंजाब, जो पंजाब के पास रहा हुआ आसपास का क्षेत्र जो सब सिंधु जो प्रदेश था, झेलम, रावी, सतलज, जो 7 नदियों का जो था, यानी 7 नदियों को भूमि कहा जाता है, यानी सतगु को कहा जाता है। गदर हो गया, गंधार को कहा गया,
इसी तरह हिंदू को जो है सिंधु कहा गया। तो इस तरह से जो है 3 नाम आया है। अगला आप देखते हैं जो है, अगला जो है इस तरह से देखते हैं कि अगला यानी जरक्सिस की मृत्यु के बाद, यानी जरक्सिस के मृत्यु के बाद ये कौन शासक बनता है? इसके बाद जो बनता है अर्थजरक्सिस। क्या है? अर्थजरक्सिस। अर्थजरक्सिस जो है यही सम्राट बनता है इसके बाद। तो ये सम्राट जो बनता है इसका कार्यकाल क्या था? यानी 405 से लेकर, यानी 400 यानी कहने का मतलब 405 से लेकर 359 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये बीच में जो है और शासकों का नाम रहा होगा, लेकिन जो है अभिलेखों के अनुसार जो है ये जरक्सिस जो है सम्राट जो है 405 से लेकर 300 यानी 59 ईसा पूर्व तक जो है इनका कार्यकाल था। ये यहाँ जो है सम्राट के सिंहासन के पास बहुत सारे करदाताओं के चित्र अंकित है। इसके समय में क्या है, बहुत सारे से सम्राट के जो है करदाताओं के चित्र अंकित है, और तीनों जो है 3 चित्रों के ऊपर जो है क्रमशः नाम दिया गया है, और वह है सत्तागिराई। क्या है? सत्तागिराई ये नाम दिया गया है। और ये नाम जो है ये क्या है? गंधार। और एक और नाम है हमारा, क्या है? सिंध अंकित है। क्या है? सिंध। ये 3 चित्र अंकित है। क्या है? अंकित है। ये चित्र अंकित है, यानी चित्र जो है अंकित है, ये उनके करदाताओं के नाम है। इस बात का सूचक है कि पूर्व की ओर हखमनी साम्राज्य का यहाँ पर साम्राज्य रहा होगा। इस तरह से इनका जो है अंतरजरक्सिस सम्राट जो थे, इनका जो है एक राजभेद था। क्या था? इनका राजभेद जो राजभेद था वह कौन था? वह है टेशियस। यह है टेशियस इसका जो है इन्होंने लिखा है, ये अपने शब्दों में लिखा है, और ये आपको देख रहा कि उसने भारतीय राजाओं के द्वारा सम्राट को भेजे गए कुछ उपहारों का स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये अंतरजरक्सिस के राजभेद थे, और ये टेशियस थे। टेशियस ने अपने आंखों देखा हाल यही कहा है कि कुछ जो है भारत के राजाओं के द्वारा सम्राट को उपहार देने का पूरा जो हम देखे हैं। इस तरह से इन्होंने कहा। इसी बात हम देखते हैं जरक्सिस के बाद एक है दारा तृतीय, यानी दारा जो है तृतीय, नाम है दारा तृतीय। ये शासक बनते इसके बाद। इसका भी कार्यकाल क्या था? इसका भी 360 से 320 360 बीसी से लेकर 320 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा, दारा तृतीय का। और यह दारा तृतीय क्या अंतिम सम्राट था। ये ईरान का जो है अंतिम सम्राट यही था दारा तृतीय। दारा तृतीय का जो कार्यकाल हमारा 360 से 320 ईसा पूर्व तक था, और ईरान का अंतिम सम्राट था। एरियन जो है बताते हैं, एरियन के अनुसार जो है कि दारा तृतीय जो है के आह्वान पर ही यूनानी राजा इन्हीं के द्वारा जो है यूनानी जो सम्राट था उन सिकंदर था, और सिकंदर के विरुद्ध जो है आह्वान किया था, और ये लड़ाई हुआ था अरबेला का युद्ध। अरबेला का युद्ध लड़ा था। यह है 331 ईसा पूर्व में। क्या है? 361 ईसा पूर्व में जो है अरबेला का युद्ध लड़ा था। यूनानी राजा जो थे वो कौन थे? सिकंदर था। यानी सिकंदर के साथ जो है इन्होंने लड़ा था, सिकंदर और दारा के बीच में, और दारा तृतीय के बीच में लड़ाई हुआ। इस समय जब 331 ईसा पूर्व में अरबेला का युद्ध हुआ तो सिकंदर जो है दारा तृतीय को पराजित कर दिया, और इस तरह से पराजित करने के बाद जो है इनका जो राजधानी था, यानी ईरानी राजधानी क्या था? पर्सिपोलस था। इस पर्सिपोलस भी बहुत ही फेमस था, क्योंकि आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र था हमारा इसकी राजधानी पर्सिपोलस। इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस पराजय के साथ जो भारत में इसके पराजय के साथ ही जो है भारत में ईरानियों का आधिपत्य समाप्त हो गया।
अर्बेला का युद्ध के बाद हमारा पर्सिपोलस को स्वस्थ होने के बाद पूरे ईरान का पूरा जो था वह ध्वस्त हो गया और इस तरह से ईरान का जो है भारत का आधिपत्य समाप्त हो गया। इस तरह से अब आता है यूनान का राजा सिकंदर का, और इसी के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने जो है एक नया शहर की स्थापना किया था। नया शहर का नाम जो था वह था अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोन्स। क्या नाम था इसका? नाम था एराकोशियंस। एराकोशियंस नाम था। और इनका जो कहने का तात्पर्य है ये है कंधार। क्या था? ये हमारा कंधार था। यही आधुनिक नाम जो है कंधार, इसका जीत करके ये नाम रखा था। एक और रखा था ईरान सती, उपाधि लिया था इन्होंने जो है, उपाधि ली थी और उपाधि ली थी ईरान का महान सम्राट। ईरान का महान सम्राट एक उपाधि इन्होंने लिया था सिकंदर ने इसके उपलक्ष्य में। तो इस तरह से देखते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बहुत सारे हमारे मिलने वाले सिक्कों से भी पता चलता है कि ईरानी सिक्कों के साथ, ईरान के साथ व्यापार का भी जो काफी पुष्टि होती है, सिक्कों से पता चलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसके फलस्वरूप यही हुआ कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में एक खरुष्टी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ, क्योंकि दाएं से बाएं लिखने की जो प्रवृत्ति थी, जो ईरानी जो है अरामाइक लिपि से ही उत्पन्न हुई थी। ईरानी सिक्के जो एक सिगलोई आता है, ईरानी सिक्के जो है क्या है? सिगलोई। ईरानी सिक्के जो है सिगलोई है, वह है, देखते हैं इसी के जो है नाम आया है। तो सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या था? यहाँ पर जो है प्रचलित था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सिगलोई सिक्का जो है प्रचलित था। ईरानी सिक्के जो थे ये प्रचलित, साथ साथ हम देखते हैं कि इसके साथ जो है मौर्य शासकों के द्वारा भी जो है देखते हैं कि सम्राट, यानी मौर्य सम्राट जितने भी थे उन लोगों ने भी जो है पारसी राजाओं के दरबारी शानो शौकत के अनुसार जो है इन लोग भी कुछ परंपराओं का अनुसरण किया था, क्योंकि रीति रिवाज को अपनाया था। सम्राट के जन्मदिन के अवसर पर केश प्रक्षालन की जो है एक नई विधि होती है, वह बाल धोने का उत्सव उन्होंने भी जो है इस मौर्य सम्राटों ने प्रारंभ करवाया था। यहाँ तक कि जो है इन्होंने अंगरक्षक रखने के भी जो है रखना भी प्रारंभ कर दिया ईरानियों की तरह। ईरान से जो है हमसे बहुत सारे ऐसे चीजें जो है भारतीय सम्राटों के द्वारा ग्रहण किया गया। इसी कारण से हम देखते हैं कि ईरान की जो दंड व्यवस्था थी विधि के रूप में सिर मुड़ा देने की, तो वह भी प्रथा भारत में भी ये रहा। इसके साथ साथ देखते हैं कि अशोक के स्तंभों में जो शीर्ष जो घंटा जैसी आकृतियां हैं वह भी पर्शियन शैली में जो है प्रभावित है उससे। अशोक के शिलालेखों में देखेंगे तो हम लोग अरामाइक और उनके शिलालेखों में ये सब देखने को मिलता है। लिखित शब्द भी मिलता है, अरामाइक लिपि का आता है और खरोष्टी लिपि का भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका प्रभाव भी पड़ा था भारतीयों पर, यानी ईरान का। तो आज हम देखें कि भारत पर जो है प्रथम आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा यानी पर्शिया के द्वारा की गई थी, और इसके बाद जो है यूनानियों के द्वारा अर्थात जो है सिकंदर का आक्रमण हुई थी। तो अगले हम जो है वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे महान सिकंदर के बारे में। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।